गांधी परिवार एक ऐसे काले गंदाज जिसे जानकर आप बेहैरान हो जाएंगे। गांधी जी को 3 गोली ही क्यों मारी? और गांधी जी को तीसरी गोली चलाने वाला नाथुराम नहीं बल्कि ये इंसान था। और नेताजी प्लेन एक्सीडेंट में मरने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के दिन यहाँ वापस कैसे आ गए, सच्चाई आपकी रूह कपा देगी। नाथुराम गोडसे एक सच्चा देशभक्त या फिर एक आतंकवादी था जिसने 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि वो खुद गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करता था। फिर वो कौन सी वजह थी कि गोडसे को 3 गोली मारकर गांधी जी की हत्या करनी पड़ी, जिसमें से एक गोली किसी रहस्यमयी इंसान ने चलाई थी। गोडसे के मुताबिक गांधी जी की विचारधारा हिंदू विरोधी थी। गांधी जी बिना सोच विचार के मुस्लिमों का समर्थन करते थे। साल 1948 में गोडसे ने गांधी जी के हिंदू महासभा संगठन की तरह ही एक एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन को लीड किया, जिससे गोडसे को 1 साल की सजा हुई, जिसके बाद से ही गोडसे गांधीवाद से एक सेक्युलरिस्ट बन गए। गोडसे का मानना था कि धर्म के आधार पर किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। गांधी जी ने जिन्ना और अली ब्रदर्स को काफी छूट दे रखी थी, जिसका कुछ मुस्लिम नेताओं को बहुत फायदा मिला और खिलाफत आंदोलन की आड़ में पूरे देश के अंदर कई कत्लेआम हुए। हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए गए। गोडसे भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर भी गांधी जी को ही जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि साल 1928 में ही गांधी जी ने किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह लिए बिना ही जिन्ना द्वारा रखे गए भारत पाकिस्तान बंटवारे के प्रस्ताव पर हामी भर दी। गांधी जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बंटवारा कर दिया था। बंटवारे के पहले आरबीआई के रिजर्व्स में 375 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाने की बात कही गई। वैसे पाकिस्तान को 20 करोड़ बंटवारे के पहले ही दिए जा चुके थे, मगर बाकी की राशि न मिल पाने के कारण पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और बाल्टिस्तान में भारी कत्लेआम मचाया, जिसके चलते नेहरू जी समेत कई बड़े नेताओं ने पाकिस्तान को बाकी बचे 55 करोड़ रुपए देने का विरोध भी किया। लेकिन वो गांधी जी ही थे जो पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की जिद पर अड़े रहे और अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल तक की, जिसके बाद आरबीआई को वो 55 करोड़ पाकिस्तान को ही देने पड़े। इसके अलावा गोडसे ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मिली फांसी के लिए गांधी जी को ही जिम्मेदार मानता था। खुद नेताजी ने भी इन तीनों क्रांतिकारियों की मौत पर गांधी जी के मौन साधे रहने पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद से ही गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना दुश्मन मान बैठी है। गोडसे ने मौत की सजा सुनने से पहले कोर्ट में बताया कि पिछले 32 सालों से गांधी जी ने जब मुस्लिमों के हक के लिए भूख हड़ताल करी, तभी उन्होंने ये सोच लिया कि अब समय आ चुका है कि इस दुनिया से गांधी जी के अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। लेकिन गोडसे ने गांधी जी को 3 गोली ही क्यों मारी, इसको लेकर आज भी बहुत से तर्क मौजूद है। गांधी जी के शरीर में लगी 3 में से 2 गोलियां उनके शरीर के पार हो गई, जबकि 1 गोली उनके शरीर में फंस गई। लेकिन गोडसे ने खुद 2 गोलियां मारने की बात को कबूल किया, और ऐसे में उन्हें तीसरी गोली किसने मारी? क्या कोई और भी था जो गांधी जी को मारना चाहता था? ये राज आज भी किसी को नहीं मालूम, पर कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि गोडसे ने शायद किसी को बचाने के लिए ही बाद में तीसरी गोली मारने की बात को स्वीकार किया। खैर, इसका असली सच क्या था ये तो आज भी कोई नहीं जानता। गांधी जी की हत्या के आरोप में गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के लिए जापान के प्रधानमंत्री टोजो से बात करके युद्ध में पकड़े गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सभी सैनिकों को रिहा करने की मांग की, जिनके रिहा होने के बाद वो सैनिक और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिक नेताजी की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए, जिसको हथियार और पैसा जापान मुहैया करवा रहा था। जापान से दोस्ती निभाते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने बर्मा और मणिपुर में अंग्रेजों के खिलाफ 2 युद्ध लड़े। इसके ठीक 1 साल पहले नेताजी ने कहा था कि वो 1 साल के अंदर आजाद हिंद फौज को भारत के अंदर लेकर आएंगे, और उनकी बात सच साबित भी हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने अंग्रेजों से जीते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को नेताजी को दे दिया, जिसके बाद नेताजी ने यहाँ पर आजाद भारत की स्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस और इटली जैसे कुल 9 देशों ने मान्यता दी। भारत के इस आजाद आइलैंड पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया, जहाँ के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, यहाँ पर नेताजी की खुद की सरकार के साथ साथ एक बैंक भी था, जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक, जिसकी खुद की करेंसी और स्टैम्प्स भी थे। नेताजी 1945 में ब्रिटिश सरकार पर हमला करने ही वाले थे कि ठीक उसके अगले दिन अखबार में खबर छपी कि जर्मनी का लीडर हिटलर मारा जा चुका है। इसी साल अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक करके उसे बुरी तरह पस्त कर दिया।
जिससे जापान की इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो गई। जिसके बाद भारत को सपोर्ट करने वाले सबसे अहम लोग अब भारत के साथ नहीं बचे थे। नेताजी के लिए अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और उनकी आजाद हिंद फौज भी समर्पण कर चुकी थी। जिसके बाद उन सभी सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला। उसी दौरान 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी की रहस्यमयी प्लेन दुर्घटना में गायब हो गए। गायब इसलिए कहें क्योंकि उस वक्त नेताजी की वाकई में मृत्यु हुई थी या नहीं ये आज भी डाउटफुल है, क्योंकि प्लेन दुर्घटना के बाद बहुत से ऐसे वाकया हुए कि जब लोगों ने नेताजी को देखा था। ऐसे ही एक वाकया पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के दौरान भी देखने को मिला, जिसकी फुटेज आज पूरे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि नेताजी जैसा एक व्यक्ति नेहरू जी के पार्थिव शरीर के पास खड़ा है और कई लोगों के अनुसार वो व्यक्ति कोई और नहीं खुद नेताजी ही थे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के नाम से गुमनाम जीवन जी रहे थे। उस हादसे के करीब 20 साल बाद तक नेहरू सरकार ने नेताजी के घर पर नजर बनाए रखी। साथ ही आज तक नेताजी की अस्थियों का डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया गया। साथ ही उनका डेथ सर्टिफिकेट भी एक जापानी सैनिक इशिरो ओकरा के नाम पर है। उत्तर प्रदेश के गुमनामी बाबा की मौत के बाद जब उनके कमरे में रखे बक्से की तलाशी ली गई, तब उसमें से नेताजी और उनके परिवार की कई सारी तस्वीरें और दूसरी चीजें सामने आई। उस बक्से से जर्मन दूरबीन भी मिली जो नेताजी खुद प्रयोग करते थे। इसके अलावा उस बक्से में से कई ऐसे लोगों के खत मिले जो नेताजी को बेहद करीब से जानते थे और इनमें पवित्र मोहन रॉय आईएनए कमांडर के खत भी शामिल थे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। इस बात से पर्दा उठाती है एक अमेरिकन रिसर्चर की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने नेताजी द्वारा लिखे गए कुछ खतों की जांच भी की और पाया कि गुमनामी बाबा और नेताजी की हैंडराइटिंग में काफी समानता है। भारत समेत दुनिया में बहुत से लोगों का मानना है कि नेताजी उस प्लेन क्रैश हादसे के बाद रूस में जिंदा थे और सरकार के अलग अलग अधिकारियों को उनके बारे में पूरी जानकारी भी थी। नेहरू की बहन उस समय सोवियत यूनियन की एम्बेसडर थी और रूस में जाने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिसे जानने के बाद शायद आपको उतनी खुशी ना मिली हो जितनी आजादी के समय मिली थी, और इस व्यक्ति का नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। खैर, इससे पहले कि वो अपना भाषण पूरा कर पाती, प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि नेताजी और नेहरू का रिश्ता जैसा दिखता था असल में वो वैसा नहीं था। साल 1999 में मुखर्जी कमीशन द्वारा ताइवान में हुए शोध के मुताबिक सामने आया कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में होना संभव ही नहीं है। इस कमीशन ने इस बात का भी जिक्र किया कि ताइवान में 1945 में प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड असल में है ही नहीं। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब सवाल खड़ा होता है कि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब नेताजी की अस्थियों का डीएनए हो सकता है, तो ऐसे में उन अस्थियों को नेताजी की अस्थियां कैसे मान लिया जाए। नेताजी का परिवार अभी भी नेताजी की अस्थियों के डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहा है, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि वो नेताजी है या किसी और की। नेताजी के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा।